नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। बुलेटिन की शुरुआत अभी की अहम सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के कंडी इलाके में एनकाउंटर, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत लश्कर के 2 मिलिटेंट हलाक। तुफैल के तौर पर हुई पाकिस्तानी मिलिटेंट की शिनाख्त, मकामी मिलिटेंट की शिनाख्त की गई इश्तियाक के तौर पर। पंजाब का साबिक वजीर साधु सिंह धर्मसूद की हुई गिरफ्तारी। कैप्टन अमरिंदर सरकार में थे वजीर जंगलात, रिश्वत और बदउनवानी का है इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में वाक़े यूको बैंक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। वजीर आजम मोदी आज हैदराबाद यूनिट के ओहदेदारों और दीगर सीनियर लीडरों से करेंगे मुलाकात। GHMC यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 47 बीजेपी काउंसलरों से होगी पीएम की मुलाकात। राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर, मानसा में सिद्धू मूसेवाला के आबाई गांव मूसा पहुंचकर सिद्धू के अहल खाना से करेंगे मुलाकात। सिद्धू मूसावाला के अहल खाना सीबीआई जांच का कर रहे हैं मुतालबा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मामले में खलीजी ममालिक में लोगों में हुकूमत हिंद से नाराजगी। कुवैत की अल्दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने दुकानों में हिंदुस्तानी मसनूआत के फरोख्त पर लगाई पाबंदी। अवामी सतह पर किए जा रहे हैं बायकॉट। राज्यसभा इंतखाबात से पहले शिवसेना के अरकान असेंबली को मुंबई के मलाड में वाक़े होटल द रिट्रीट में मुंतकिल कर दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने शिवसेना और कुछ आजाद अरकान असेंबली के साथ वर्षा बंगले में मीटिंग की। मीटिंग में संजय रावत, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई भी मौजूद थे। कल रात मीटिंग के बाद तमाम एमएलएस को एक बस में होटल रिट्रीट लाया गया। आज शाम उद्धव ठाकरे कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, आजाद और महाविकास अघाड़ी की छोटी पार्टियों के साथ एमएलएस के साथ होटल रिट्रीट में मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और नाना पटोले शिरकत करेंगे। मीटिंग के बाद महाविकास अघाड़ी के तमाम एमएलएस को होटल में एक साथ रखा जाएगा। शिवसेना ने दावा किया है कि कल की मीटिंग में 65 एमएलए पहुंचे थे, जिनमें से 55 शिवसेना एमएलएस और 10 आजाद एमएलएस बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास अघाड़ी और दीगर छोटी पार्टियों ने भी मीटिंग में शिरकत नहीं की, जो शिवसेना के लिए तशवीशनाक है। मीटिंग के बाद आजाद और शिवसेना एमएलएस ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी और शिवसेना का ही उम्मीदवार जीतेगा। हिकमत अमली के तहत उन्हें होटल मुंतकिल किया गया है। महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टी के हमारे सदस्य, हमारे मित्र पक्ष और जो अपक्ष सदस्य है वो हमारे रहेंगे और पूरा नंबर हमारा वहाँ उपस्थित रहेगा और वहाँ मार्गदर्शन किया जाएगा कैसे वोटिंग करना है। इसके अलावा कुछ नहीं। अभी एक है राज्यसभा का जो वोटिंग होता है वो प्रेफरेंशियल टाइप का वोटिंग होता है। उसमें क्रमांक दिए जाते हैं, 1, 2, 3 ऐसे क्रमांक दिए जाते हुए। तो इसके लिए थोड़ी सी मालूमात रहना वो सदस्य के लिए बहुत जरूरी होता है। कोई गलती चलती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको भी सब बताना जरूरी है, इसलिए ये सब मीटिंग होती है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे बराह रास्त वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, आपसे जानेंगे कि अरकान असेंबली को किस हिकमत अमली के तहत होटल मुंतकिल किया जा रहा है।
देखिए, जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव महाराष्ट्र में लगे हैं, जिस दिन से इसकी घोषणा हुई उसके बाद से ही देखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार और अपोजिशन सामने सामने आ चुके हैं और ये जो सियासत है बहुत ही तेज़ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। जहाँ तक सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र में 6 सीटें हैं, लेकिन उसके लिए 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, जिसकी वोटिंग 10 तारीख को होनी है। और वोटिंग से पहले ही जिस तरह से यहाँ पे बयानबाजी चल रही है, मंत्री हो या फिर नेता हो अपनी अपनी तरीके से अपने विधायकों को जोड़ने में लगे हुए हैं। बाकायदा शिवसेना जो है एक दिन पहले ही मलाड के रिट्रीट होटल में अपने सभी विधायकों को उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और साथ ही ये भी दावा कर रही है जो उनके साथ 8 विधायक जो उनका समर्थन दे रहे हैं निर्दलीय, वो भी उनके साथ शिफ्ट किए गए हैं। यानी कि 65 जो विधायक हैं उन्हें बाकायदा रिट्रीट होटल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन आज देर शाम करीब 6 बजे कांग्रेस की एक जो विधायक दल है उनके नेताओं की बैठक होने वाली है। कांग्रेस के पास मैं आपको बताना चाहूँगा कि 44 विधायक हैं और इसकी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बाकायदा उन विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही शाम 6 बजे के करीब शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ बैठक करेंगे और जो रणनीति है वो तय करेंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार के पास टोटल जो नंबर्स हैं वो आंकड़े हैं 169 है और 169 अगर ये पूरी तरीके से फेवर में उनके गिरते हैं तो उनके जो चारों विधायक हैं वो बहुत ही 4 जो सीटें हैं राज्यसभा की, माफ कीजिएगा, वो सारे के सारे चुन के आ सकते हैं। तो उन सभी के लिए कोशिशें यहाँ पे की जा रही है। लेकिन अब भी सबसे अहम सवाल है कि जो 2 दल हैं, खास करके समाजवादी पार्टी और एमआईएम, उन्होंने अभी तक अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, एमआईएम इस पूरे चुनाव से अपने आप की जो दूरियां है वो बनाकर रखना चाहती है, ना किसी के फेवर में जाना चाहती है, ना किसी को वोट करना चाहती है। तो विधायक के 2 उनके सीटें हैं और वो 2 सीटों का कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को नुकसान हो सकता है। साथ ही समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। अब तक ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू हाशिम आजमी से बात की और उनसे अपील की है कि 2 जो वोट है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ दिया जाए। लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर पूरी तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया है। बहुजन विकास आघाड़ी जिनके पास 3 सीटें हैं, उन सीटों को लेकर बाकायदा शिवसेना के नेताओं की बैठक हुई थी और उसके बाद बीजेपी के नेताओं भी बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं के साथ मुलाकात की है। जिस तरह से देखा कि प्रहार के पास 2 सीटें हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के पास 3 सीटें, तो इस जो आंकड़े हैं मिला के 8 विधायकों के निर्दलीय के 169 के करीब जा रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ से जो कैलकुलेशन किया जा रहा है, खास करके बीजेपी की तरफ से, उनका भी दावा है कि उनके पास भी ज़्यादा वोट है और कई निर्दलीय विधायकों का उनका समर्थन, तो आसानी से उनके भी विधायक चुन के आ जाएंगे। जो कि बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी, 106 सीटें उनके पास है और उनके पास भी निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला के करीब 113 सीटों के करीब जा रहा है। तो उनका साफ तौर पे मानना है कि एक राज्यसभा सीट के लिए 42 वोटों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वक्त में उनके पास एक पर्याप्त नंबर है। नंबर से पहले जिस तरह से देखा गया है, बाकायदा जो हलचल साफ तौर पे महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रहे हैं दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अक्सर हमने देखा था कि एक प्रथा सी चलती थी कि जब राज्यसभा के चुनाव होते थे उस दौरान बिन विरोध हुआ करते थे, कभी चुनाव नहीं लगते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को एडजस्ट किया जाता था। लेकिन इस बार भी ये कोशिश की गई सरकार की तरफ से, बाकायदा एक बैठकों का दौर चला और उन्होंने बीजेपी से गुजारिश भी की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आप राज्यसभा के चुनाव से पीछे हटिए, महाविकास जो एमएलसी के चुनाव है उस दौरान हम आपको एक सीटें बढ़ा के देंगे। लेकिन इस तरह से दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठा और दोनों ही अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि 3 साल के करीब इस सरकार को हो चुका है और बीजेपी का दावा है कि कई से विधायक है जो वहीं दूसरी जानिब वसीम अंसारी, जैसा कि महाविकास आघाड़ी और शिवसेना का दावा किया जा रहा है कि उम्मीदवार उन्हीं की पार्टी से जीतकर सामने आ जाएगा, तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरह से वादे दावे किए जा रहे हैं कि उन्हीं का उम्मीदवार जीतकर सामने आ जाएगा, इन वादों से क्या कुछ निकलकर सामने आ जाता है और किसकी ओर इशारा है? देखिए, दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जो आंकड़े साफ तौर पे नज़र आते हैं, उन आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो महाविकास आघाड़ी सरकार के पास 169 नंबर है और ये आंकड़े काफ़ी हैं किसी भी 4 सीटों को निकालने के लिए। लेकिन वहीं पे बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और उनके पास जो पर्याप्त आंकड़े हैं 2 सीटों के जीतने के लिए पूरी तरीके से, क्योंकि एक राज्यसभा के जीतने के लिए 42 वोटर्स की ज़रूरत होती है। 42 विधायकों 84 के करीब 2 सीट उनके पास निकल जाती है। उसके बाद जो निर्दलीय विधायक हैं और जो
साथ में उनकी जो सीटें बची हैं उनके कुछ आंकड़े नज़र आ रहे हैं। साथ ही इनका ये भी दावा है कि महाविकास आघाड़ी के कई जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं और वो बाकायदा उन्हें वोट करेंगे। इसी उम्मीद पर उन्होंने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारा है। सबसे अहम अगर ये होगा, अगर महाविकास आघाड़ी के नेता बीजेपी की तरफ जाते हैं तो आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी की सरकार को काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं और इसे ध्यान में रखते हुए ये सरकार, ये जो इलेक्शन है उनके कहीं ना कहीं एक वजूद को किस तरह से आगे खतरा हो सकता है या किस तरह की आगे की रणनीति तय की जा सकती है उस पर निर्भर करता है। तो दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं और साथ ही एक अहम चीज़ ये भी देखी जा रही है कि कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग के दौरान कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से जो उनके वोट होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में वोट रिजेक्ट ना हो उसका भी ख्याल रखने के लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग सेशन भी चलाया जा रहा है। सभी विधायकों को ये बताया जा रहा है बारीकी से कि किस तरह से वोट करने हैं ताकि किसी भी तरह की कोई खामियां नजर नहीं आए। बिल्कुल वसीम अंसारी, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वादे और दावे जमीनी सतह पर सूदमंद साबित हो जाते हैं। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आज एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। ओवैसी ने अपने दौरे की शुरुआत नांदेड़ से की है। नांदेड़ में ओवैसी पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। शाम में ओवैसी लातूर में आम इजलास से खिताब करेंगे। इस दौरान ओवैसी महाराष्ट्र में राज्यसभा इंतखाबात को लेकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र में एमआईएम के 2 अरकान असेंबली है। हमारे साथ नांदेड़ से हमारे नुमाइंदे जमीर अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमीर अहमद खान, ये बताएं कि इस दौरे से क्या कुछ तवक्कुआत की जा सकती है? यकीनन ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का महाराष्ट्र का दौरा है वो काफी कुछ तवक्कुआत इससे लगी हुई है। अब जो हाल में जो मौजू चल रहा है कि राज्यसभा के इलेक्शन को लेकर एमआईएम के जो 2 अरकान असेंबली है वो अपने वोट का जो इस्तेमाल करेंगे वो किसके हक में करेंगे, या तो शिवसेना के हक में करेंगे या बीजेपी के। तो यही सवाल हमने अभी कुछ देर पहले उनसे पूछा तो उनका साफ तौर पर इस सवाल का जवाब में ये बात उन्होंने बताई कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनसे अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया है। अगर महाविकास आघाड़ी उनका वोट चाहती है तो उनसे राब्ता करना चाहिए था, ऐसा उनका कहना था। तो यानी अगर उनकी बात हम सच मान ले तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि जबकि एक एक वोट की यहाँ पे काफी अहमियत मानी जा रही है, ऐसे में महाविकास आघाड़ी कैसे एमआईएम के जिम्मेदारान से राब्ता करने में कम पड़ गई है या वो राब्ता नहीं करना चाहती जी। अब रहा सवाल मजलिस के मौक़िफ़ का, तो मजलिस के लिए इस बार जो है काफी कड़ा इम्तिहान में वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक तरफ अगर वो बीजेपी के हक में वोट दिए तो भी उनके लिए मसाइल है, शिवसेना के उम्मीदवार के हक में वोट दिए तब भी वो उनके तनकीदों का उनको सामना करना पड़ेगा, और अगर गैर जानिबदार रहते हैं तब भी वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने का उन पर इल्जाम लग सकता है। तो ऐसे इसमें उनकी गुफ्तगू से ऐसा तासुर निकल के आया कि अगर महाविकास आघाड़ी के जिम्मेदार उनसे राब्ता करते हैं तो वो उनके उम्मीदवार के हक में अपने वोट देने के बारे में सोच सकते हैं। जी। तो चलिए जमीर अहमद, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहने सिटी उर्दू के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां कुपवाड़ा के कंडी इलाके में एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत लश्कर के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी मिलिटेंट की शिनाख्त तुफैल के तौर पर की गई है। मकामी मिलिटेंट की शिनाख्त इश्तियाक के तौर पर की गई है। इश्तियाक त्राल का रहने वाला था। में आपका खैर मकदूम और मैं हूँ आपका मेज़बान यहिया सुल्तान। इस वक्त हम मौजूद है कंडी कुपवाड़ा के फॉरेस्ट्स में, जो जहाँ पर आज सवेरे से ही फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंटों की नकल हरकत देखी गई है, जिसके बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। और अभी तक जो तफसीलात हैं, 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जो IGP कश्मीर ने ट्वीट करके बताया कि 2 मिलिटेंट इस इनकाउंटर में मारे गए और इनमें से एक पाकिस्तानी भी है। लेकिन फौज और पुलिस को शुबा है कि अभी भी इलाके में मजीद मिलिटेंट जो है मौजूद हैं। तो फौज और पुलिस ने पूरे इलाके को जो है इस वक्त घेरे में ले रखा है। और मैं आपको दिखाऊं कि तीनों फोर्सेस के जो टुकड़े हैं, जिसमें फौज, पुलिस और सीआरपीएफ है, जो इस वक्त चारों तरफ यहाँ पर लगी है और उन्होंने पूरे इलाके को जो है इस वक्त घेरे में ले रखा है। और वो चाहते हैं कि जो भी मिलिटेंट इस घेरे में फंसे हैं वो भागने में कामयाब न हो। तो इस वक्त जो सूरत हाल हम यही कहेंगे कि पूरे इलाके को जो है घेरे में ले लिया है और बड़े पैमाने पर जो है मजीद मिलिटेंटों की तलाश जारी है। फिलहाल IGP कश्मीर की तरफ से जो ट्वीट हमें मिला है, उसमें यह तस्दीक उन्होंने की है कि कंडी ऑपरेशन में अभी तक एक पाकिस्तानी मिलिटेंट्स में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और मजीद इनकाउंटर जो है वो इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि जो ही इस इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी तो फौज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ, जिसके दौरान जो है दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ और इस वक्त भी वक्फे से इस इलाके में फायरिंग का तबादला जारी है। सालाना खीर भवानी मेला जो कल 8 जून को शुरू हो रहा है, पुरहू और जगदाई के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों में कोई खास रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिल रहा है। गर्चे हुकूमत की तरफ से ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए, लेकिन खौफ के बाइस लोगों की तादाद बहुत कम है। यात्रा के लिए 39 बसें दस्तयाब थी, लेकिन सिर्फ 10 बसों को रमेश कुमार डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। 52 यात्रियों की गुंजाइश वाली बसों में सिर्फ 10 से 15 यात्री ही थे। डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पूरी व्यवस्था की हुई थी और सभी लोगों को कहा गया था, जितने लोग जाना चाहते थे उनको हमने सबको यहाँ से अलाउ किया है। सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः पूरे जो है प्रबंध किए गए हैं।
सुरक्षा में किसी की तरह की कोताही नहीं है। यहाँ से लेकर के और आगे कश्मीर डिवीजन में भी पूरी तरीके से सुरक्षा के पूर्णतः प्रबंध किए गए। श्रद्धालु अपना बेझिझक जाए, वहाँ पर सरकार की तरफ से पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं। खीर भवानी में भी और एन रूट भी सब जगह पूर्णतः अच्छे ढंग से प्रबंध किए गए हैं। डीसीज, एसपी सभी की तरफ से प्रबंध किए गए, इनको किसी भी तरीके से कोई असुविधा नहीं होगी। पंजाब में कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर हुकूमत में वजीर जंगलात रहने वाले साधु सिंह धर्मसूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब विजिलेंस ने ये गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर ने साबिक साधु सिंह धर्मसूद को रिश्वत देने का इंकशाफ किया है। इस मामले में 2 ब्रोकर को भी गिरफ्तार किया गया है। धर्मसूद पर इल्जाम है कि एक दरख्त काटने के लिए 500 रुपए रिश्वत लेता था। राहुल गांधी आज पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला के आबाई गांव मूसा पहुंचेंगे, जहां वो सिद्धू के अहले खाना से मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। पंजाब में हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शन से पहले सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद से ही कांग्रेस आप हुकूमत पर लगातार हमलावर है और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के अहले खाना सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में वाक़े यूको बैंक में आग लग गई है, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेडर को आग लगने की इतला दी। फायर ब्रिगेडर की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में यूको बैंक में फिलहाल फायर की कॉल है और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि सुप्रीम कोर्ट में जो यूको बैंक है वहां पर ये बताया जा रहा है कि किन्हीं कारणों की वजह से एक आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे हैं। 4 से 5 फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां हैं वो अंदर हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक किसी भी प्रकार से कोई हताहत होने की आवश्यकता और उसकी खबर नहीं है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक तमाम जो सिक्योरिटी फोर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सिक्योरिटी फोर्स हैं, दिल्ली पुलिस के वो तैनात हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह फिलहाल अभी धुआं निकल रहा है। बताया जा रहा है कि अंदर यूको बैंक है और यूको बैंक में किसी तरीके से आग लगी है। हालांकि आग की कॉल 9:15 बजे फायर टेंडर को दी गई है। उसके बाद फायर की कम से कम 5 गाड़ियां फिलहाल यहां पर पहुंची हैं। आग बुझाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 जो गाड़ियां हैं वो यहां पर अभी मौजूद हैं और वो सभी जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने की प्रक्रिया में लगी हुई हैं। ये बताया जा रहा है कि आग लगने के पीछे की वजह जो है वो शायद शॉर्ट सर्किट है, लेकिन उसके पीछे अभी फिलहाल ये ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जा रही है। जैसी जानकारी मिलती है उसके बारे में पता चलेगा। हालांकि फायर के जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो अंदर ही मौजूद हैं, चूंकि अंदर ही यूको बैंक है और उसके जस्ट बगल में पोस्ट ऑफिस है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो गेट पर मौजूद हैं, चूंकि सुरक्षा के लिए लगातार यहां पर वो तैनात होते हैं। लेकिन आप देखिए अभी तस्वीरों में भी कि धुआं निकल रहा है, यानी कि आग जो है वो बहुत अंदर से ज्यादा लग चुकी है, जिसको बुझाने की कवायद जारी है। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो यहां पर पहुंची हैं। आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। किसी भी प्रकार से किसी के हताहत होने की कोई अभी खबर नहीं है, लेकिन लगातार आग बुझाने की प्रक्रिया जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब इस पूरे मामले में जांच ये की जाएगी कि आखिर आग लगने के पीछे की वजह क्या है। चूंकि यूको बैंक अंदर है तो क्या बैंक में किसी भी प्रकार से शॉर्ट सर्किट हुई है, क्या वहां पर कोई जरूरी दस्तावेज है उनका नुकसान हुआ है, इसका फिलहाल जानकारी बाद में दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर आग बुझाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। किसी भी प्रकार से कोई हताहत होने की खबर जो है वो फिलहाल नहीं है। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब बात करेंगे कानपुर तशद्दुद की, जहां 3 जून को तशद्दुद बर्पा करने वालों और पत्थरबाजों का सीसीटीवी फुटेज के जरिए शिनाख्त किए गए हैं। 40 लोगों के पोस्टर्स पुलिस ने जारी किए हैं, जिसके जरिए उनकी पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस मामले में पुलिस ने आम बाशिंदों से अपील की है कि वो इन पत्थरबाजों की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करें। पहचान कराने वालों के नाम खुफिया रखे जाएंगे। शहर के कई इलाकों में पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। इसके लिए लोकल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर लोग इतला दे सकते हैं। वहीं पुलिस ने अभी तक इस मामले में अहम मुलजमीन समेत 50
मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़श्ता 24 घंटों में पुलिस ने 12 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। अब तक कुल 50 लोग अरेस्ट हो गए हैं। कल तक ये संख्या 38 की थी और पिछले 24 घंटे में 12 लोग और अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट की कार्यवाही जारी है। हमने निर्दोष लोगों को बिल्कुल किसी भी तरह की समस्या ना हो ये सुनिश्चित किया है। और ऐसे भी लोग हैं जो पूछताछ के लिए लाए गए, लेकिन चूंकि वो निर्दोष थे, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उनको हमने जाने भी दिया है। और पोस्टर पे जो फोटोग्राफ्स इशूड हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू इशूड हैं, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, उनसे मिलान करके भाली भांति चीज़ों को परख करके जांच करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीजेपी के 47 कॉरपोरेटरों के साथ हैदराबाद यूनिट के ओहदेदारों और दीगर सीनियर कायदैन को मुलाकात के लिए दिल्ली मुतव किया है। वाज़ेह है कि वजीर आजम ने हालिया दौरे में बारिश की वजह से पीएम मोदी पार्टी लीडरों को पूरा वक्त नहीं दे पाए थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दिल्ली में नेशनल टर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करेंगे। इसका मकसद कबायली तर्ज जिंदगी के समाजी व इक्तिसादी पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए और प्रोग्रामों को डिजाइन करना होगा। मरकजी कबायली उमूर की वजारत ने कहा कि NTRI कौमी सतह का एक आला इदारा होगा और ये तालीमी, इंतजामी और कानून साजी के शोबों में कबायली खदशात, मसाइल और मामलात का मरकज बनेगा। RSS के लखनऊ और उन्नाव में वाक़ा दफातर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मामले में FIR दर्ज की गई है। लखनऊ के मुंडियाव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात कर रही है। दिल्ली समेत पूरे NCR में गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं मिल रही है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। 10 जून से गर्म और खुश्क मौसम से कुछ राहत मिलने का इम्कान है। 10 जून के बाद हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज हेडलाइंस के